नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फ्राइडे है, तो आज जैसा कि आप जानते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो पहले चल रहा यूनिट था केमिकल काइनेटिक्स। आज और कल के लेक्चर में हम इस केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में किस किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको लास्ट का ब्रीफ कर रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटियों के बारे में अध्ययन किया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, क्या इनके जो फैक्टर्स हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को निर्धारित करने का काम करेंगे। उसके बाद हमने बात की अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के कुछ प्रायोगिक तरीकों के बारे में, और फिर हमने बात की अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने के कुछ प्रायोगिक तरीकों के बारे में, जिससे कि हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि जो होती है वह एक प्रकार की प्रैक्टिकल टर्म होती है, प्रैक्टिकली उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, और अभिक्रिया का वेग भी एक प्रैक्टिकल टर्म है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड लास्ट टॉपिक है, लगभग इसके बाद एक संगत सिद्धांत आएगा, और संगत सिद्धांत इसका लास्ट टॉपिक है, और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं आरएनएस इक्वेशन के बारे में। इसको आरएनएस इक्वेशन भी बोलते हैं, आरएनएस इक्वेशन भी बोलते हैं। कई जगह पर आपने इसके बारे में कुछ स्टडी की होगी। 12th क्लास में भी जो आप लास्ट ईयर करके आए हैं उस क्लास में भी इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, कुछ खास नहीं, 4th लेसन में राजस्थान बोर्ड में, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा वहां पर इसका आइडिया दे रखा है, यहां पर हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन क्या होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत। रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनमें सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। तो जो आरएनएस सिद्धांत होता है, आरएनएस, इसको आरएनएस सिद्धांत भी कहते हैं, अर्हेनियस सिद्धांत भी कहते हैं, अलग अलग टाइप से इसके नाम होते हैं। अर्हेनियस सिद्धांत भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से इसके नाम लिए जाते हैं, चीज सभी में एक ही है, इसका नाम होता है आरएनएस सिद्धांत। अब आरएनएस सिद्धांत का एक और नाम है, वो है अभिक्रिया वेग पर, वो है अभिक्रिया वेग पर, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। मतलब अभिक्रिया का जो वेग होता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आरएनएस ने बताया। एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर है कि विभिन्न, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कर रहे थे तब भी हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था कि ये जो यहाँ पर हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इसको ऑलरेडी हम वहां पर कर चुके हैं। वहां पर हमने बहुत सारे कारकों के बारे में बात की थी कि अभिक्रिया की वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा प्रेर का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने वहां पर बात की थी। यहाँ पर भी हम यहाँ पर इस चीज को पढ़ेंगे विस्तार से कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, एक सिंपल प्रकार का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि अभिक्रियाओं के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, और ताप में +10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर, टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और ताप के इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, तापमान गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ताप के इस प्रभाव को तापमान गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों के गुणांक को तापमान गुणांक कहा जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है
पहले किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, हमने क्या किया 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इनके बीच का जो अंतर है इसको क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। इसके बीच का जो अंतर का अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो वेग स्थिरांक आया और यहाँ पर जो वेग स्थिरांक आया, इन दोनों के वेग स्थिरांकों का जो अनुपात है उसको हम ताप गुणांक कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अतः यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक kT है और उससे 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप अर्थात T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस पर उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक kT प्लस 10 हो जाता है, तो उस अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट या तापमान गुणांक क्या होगा, kT प्लस 10 अपॉन kT। मतलब दो प्रकार के ताप गुणांक, दो प्रकार के वेग स्थिरांकों के बारे में है। एक तो है kT पर, kT का मतलब होता है T टेम्परेचर पर, और एक है T प्लस 10 टेम्परेचर पर। मतलब हमने T टेम्परेचर के अंदर 10 टेम्परेचर को और ऐड कर दिया, तो तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा, kT प्लस 10 अपॉन kT। और ये कितना होता है, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ये तापमान गुणांक के लिए एक स्पेसिफिक टर्म रहता है, तापमान गुणांक को जो ज्ञात करने का एक तरीका है। तापमान गुणांक का मान हमेशा 2 से 3 रहे, मतलब अभिक्रिया की दर हमेशा 2 से 3 गुना तक बढ़े ये आवश्यक नहीं है, बढ़ेगी 100%, लेकिन उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए ये ऑक्सैलिक एसिड का पोटेशियम लवण है, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और KBr निकलती है। इसके लिए टेम्परेचर गुणांक जो होता है, ताप गुणांक जो होता है वो आता है 6। इसी प्रकार से इसकी अभिक्रिया अगर आयोडीन के साथ में करवा दी जाए तो उसके लिए ताप गुणांक कितना आता है, 7.2। और ताप गुणांक का मान 1 से कम भी हो सकता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, लेकिन वो वेग 1 भी बढ़ सकता है, 2 से 3 गुना भी बढ़ सकता है, 1 गुना से कम भी बढ़ सकता है, 6 गुना भी बढ़ सकता है, 7 गुना भी बढ़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो देखिए एक ये अपवाद है, इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर ताप गुणांक का मान 2NO प्लस O2, 2NO2 का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में ताप गुणांक का मान हमेशा 1 से कम रहता है। इस अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान हमेशा 1 से कम रहता है। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे यहां पर ये 3 अपवाद हैं। एक तो ये है COOK की ट्वाइस प्लस Br2 जो कि रिएक्शन कर रहा है CO2 KBr के साथ में। दूसरा है COOK की ट्वाइस प्लस I2 जो कि आगे बना रहा है CO2 और पोटेशियम आयोडाइड। इन दो, और तीसरा ये, इन दो के लिए 2 से 3 से ज्यादा होता है और इनके लिए 1 से भी कम होता है। तो इसका मतलब यहां पर हमने क्या किया है, 3 अपवाद देखे और उसके अलावा बाकी सभी जो रिएक्शन है उनमें सभी के लिए यही मान होता है। और ये होता क्या है ताप गुणांक, ये होता है kT प्लस 10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसका वेग नियतांक बटा जो उसका पुराना वेग नियतांक था, ये किसके बराबर होगा, 2 से 3 के बराबर होगा, 2 या 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये तापमान गुणांक क्या होता है, kT प्लस 10 अपॉन kT और इज इक्वल टू 2 to 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्हेनियस समीकरण के बारे में। अभी हम आर्हेनियस समीकरण को स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ थोड़ा इसके बारे में समझा है कि ताप गुणांक वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए होता क्या है, ये माना जाता है कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे किसी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो इसका कारण यहाँ पर बताया गया संघट्ट सिद्धांत में। इसका कारण जो है उस संघट्ट सिद्धांत में बताया गया। संघट्ट सिद्धांत का मतलब होता है कि जहां पर कुछ टकरें हो, ठीक है। संघट्ट सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जहां पर कुछ टकरें हो उसको संघट्ट सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया भी गया है आगे। ये देखिए संघट्ट सिद्धांत, देखिए तो संघट्ट सिद्धांत के आधार पर इसमें बताया गया है। तो देखिए यहां पर सिंपल चीज ये कही गई कि जैसे हम किसी अभिक्रिया के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके अभिकारकों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत क्या कहता है
कि जैसे ही हम किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं तो उसके अभिकारकों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और अगर अभिकारकों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा टकराएंगे, और अगर वो ज्यादा टकराएंगे तो उनसे उत्पाद बनने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी, इस वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम अकेले संघट्ट सिद्धांत के बारे में बात करें तो उसका मतलब तो ये होगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3% तक बढ़ेगा। अगर हम अकेले संघट्ट सिद्धांत के बारे में बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग केवल 2 से 3% बढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ये 2 से 3 गुना मतलब 100% से 200% और 200% से 300% तक बढ़ जाता है। इसके लिए आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया जो कि आर्हेनियस समीकरण के आधार पर कहा जाता है। किसी अभिक्रिया, ये सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को आप ध्यान से समझिए। किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है, मतलब पावर के रूप में वृद्धि होती है। चरघातांकी का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना, मतलब पावर के रूप में वृद्धि होना। जैसे पहले अगर 10 की पावर 1 है तो ये 10 है, लेकिन अगर हम 10 की पावर 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, और अगर हम 10 की पावर 3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000। तो यही उसने कहा कि आर्हेनियस सिद्धांत ये कहता है कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया के वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है, मतलब उस अभिक्रिया के वेग में पावर वृद्धि होती है, घातांक रूप से वृद्धि होती है। तो वान हाफ समीकरण होती है ये dln kc/dt = डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर। वान हाफ समीकरण है dln kc/dt = डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर। अब इसको हल करके जो आर्हेनियस है उसने अपनी एक समीकरण दी जो होती है k = यहां पर जो k होता है ये चरघातांकी स्थिरांक होता है, चरघातांकी स्थिरांक होता है k। तो k = a एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। ये है आर्हेनियस की समीकरण, k = एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। तो आर्हेनियस सिद्धांत की संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत की प्रमुख पोस्टुलेट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण इसकी क्या होती है। ये समीकरण आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे कंपटीशंस के अंदर भी इसको पूछा जाता है। समीकरण होती है k = a एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। ये इसकी समीकरण है, इसको बोलते हैं आर्हेनियस की समीकरण। आर्हेनियस की वेग समीकरण भी कह सकते हैं, आर्हेनियस की समीकरण भी कह सकते हैं। और ये संबंध किसका दर्शाती है, ये ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि के बारे में बताती है। और आर्हेनियस के अनुसार अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांकी मतलब पावर के रूप में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, आर्हेनियस सिद्धांत की संकल्पनाएं, पोस्टुलेट्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस सिद्धांत की प्रमुख संकल्पनाएं हैं समस्त क्रियाकारी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती, कुछ अणु कम ऊर्जा वाले होते हैं तो कुछ अणु उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर A + B है प्लस C है, इससे हमें प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन करना है। तो इन्होंने ये कहा है कि A की एनर्जी तो अलग होगी, B की एनर्जी अलग होगी और C की एनर्जी अलग होगी। मतलब इसकी एनर्जी ये है तो इसकी एनर्जी ये हो जाएगी और इसकी एनर्जी ये हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है सभी की एनर्जी एक जैसी हो। तो सामान्य तौर पर ये कहा गया है कि अभिकारक या रिएक्टेंट के जितने भी अणु होते हैं उन सभी की एनर्जी समान नहीं होती, सभी की अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है, जिनमें से कुछ जो अणु होते हैं उनकी एनर्जी तो ज़्यादा होती है, जबकि जो कुछ अणु होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। जैसे समस्त क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती, कुछ अणु कम ऊर्जा वाले होते हैं और कुछ अणु उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। नेक्स्ट, अब उत्पाद किनसे बनते हैं? उत्पाद बनते हैं सक्रिय अणुओं से। उत्पाद बनते हैं केवल सक्रिय अणुओं से, और ये सक्रिय अणु या एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, केवल उन्हीं अणुओं की, ये संघट्ट सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि अणु आपस में टकराते हैं तो उत्पाद के अंदर बदल जाते हैं, लेकिन सारे के सारे अणु नहीं टकरा सकते, सारे के सारे अणु उत्पाद में नहीं बदल सकते। तो कौन कौन से अणु उत्पाद में बदलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। केवल उन्हीं अणुओं के टक्कर से उत्पाद बनते हैं जो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए
किसी अभिक्रिया को होने के लिए 100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, 100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसमें इससे नीचे नहीं हो सकती। अब इसमें एक ए है और एक बी है, और इनको किसका निर्माण करना है, बी का। ए के कुछ मॉलिक्यूल है, बी के कुछ मॉलिक्यूल है, इनको किसका निर्माण करना है, पी का निर्माण करना है। अब ए के जिस अणु की ऊर्जा 100 किलो कैलोरी से ज्यादा होगी वो तो क्या करेगा, वो तो हो जाएगा एक्टिव, और एक्टिव होके बी के उस मॉलिक्यूल के साथ में टकराएगा जिसकी ऊर्जा 100 किलो कैलोरी से ज्यादा होती है। तो एक निश्चित ऊर्जा है, इसको बोलते हैं सक्रिय अणु। जो ऐसे अणु जो उस निश्चित ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ज्यादा ऊर्जा रखते हैं और एक्टिव होकर आपस में टक्कर के द्वारा अणुओं का निर्माण करते हैं, उसे हम सक्रिय अणु कहते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अणुओं की उस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जिससे उच्च ऊर्जा होने पर अणु टकराकर उत्पाद बनाता है। अर्थात किसी अणु को सक्रिय या एक्टिवेट करने के लिए, किसी अणु को सक्रिय या एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन ऊर्जा कहलाती है। और इस एक्टिवेशन ऊर्जा के अवरोध को पार करके ही, इससे ज्यादा ऊर्जा होने पर ही वो क्या करेगा, टकराएगा और उत्पाद का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, अणु परस्पर टक्करों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सक्रिय ऊर्जा के स्तर तक पहुंचते हैं। अब जो अणु होते हैं वो ऊर्जा को कैसे प्राप्त करते हैं, जब अणु आपस में टकराएंगे, टकराने में ऊर्जा निकलेगी, वहां से एक अणु दूसरे अणु से ऊर्जा प्राप्त करेगा और उससे वो सक्रिय ऊर्जा के स्तर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा उसमें सक्रिय अणु की संख्या उतनी अधिक होगी। अर्थात एक अभिक्रिया 100 केल्विन पर, एक अभिक्रिया के अणुओं के लिए 100 केल्विन जो है वो सक्रिय ऊर्जा का मान है, और दूसरी अभिक्रिया के अणुओं के लिए 50 किलो कैलोरी जो मान है वो सक्रिय ऊर्जा का मान है। तो जो 50 किलो कैलोरी वाले हैं उनको, वो अणु जल्दी सक्रिय होंगे, जल्दी सक्रिय होकर जल्दी आपस में टकराएंगे और जल्दी आपस में टकराकर जल्दी उत्पाद का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो एक्टिव होने वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनकी संख्या में लगातार क्या होती जाती है, वृद्धि। सक्रिय अणु परस्पर टकराकर उच्च ऊर्जा वाले सक्रिय संकुल बनाते हैं। अब ये मान लो ए एक्टिवेट हो गया और एक बी एक्टिवेट हो गया, ये आपस में टकराएंगे और क्या बनाएंगे, ए बी स्टार बनाएंगे। ये भी क्या है, सक्रिय प्रकार का संकुल है, और ये सक्रिय प्रकार का संकुल आगे किसका निर्माण करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, सबसे पहले ए और बी आपस में टकराएंगे। सबसे पहले मान लीजिए अभिकारक सक्रिय होंगे, सबसे पहले अभिकारक सक्रिय होंगे, अभिकारक सक्रिय होकर आपस में टकराएंगे। आपस में टकराने के बाद में वो एक संकुल का, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे जो खुद एक्टिवेट होगा और एक्टिवेटेड होगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे टूटेगा, टूटकर किसका निर्माण करेगा, पी का, मतलब टूटकर या अपनी ऊर्जा को बाहर निकालकर प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा। तो सक्रिय अणु तथा सामान्य अणु के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो इसका मतलब सक्रिय अणु और सामान्य अणुओं के मध्य, सामान्य अणु सक्रिय अणु बदल रहा है, सक्रिय अणु सामान्य अणु बदल रहा है, सामान्य अणु सक्रिय अणु बदल रहा है। क्योंकि वास्तविकता में होना क्या है कि जो सक्रिय अणु है उसको अल्टीमेटली एक सामान्य अणु में बदलना ही पड़ेगा, तभी वो उत्पाद होगा। क्योंकि उत्पाद कोई सक्रिय अणु नहीं होता, उत्पाद तो इन सबके बाद का प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ए अगर पी के अंदर बदल रहा है, ए पहले एक्टिव था, अब ये किसके अंदर बदल गया, पी के अंदर। तो पी क्या है, एक सामान्य प्रकार का अणु है, तो हो सकता है कुछ और एक्टिव भी बदले और किसके अंदर बदल जाए, पी के अंदर। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसमें साम्य अवस्था आ जाती है। तो टोटल इस प्रकार से इसके पोस्टुलेट्स हैं, इस प्रकार से इसके जो हम कह सकते हैं संकल्पनाएं हैं, इसकी जो इसके कंसेप्ट्स हैं अलग अलग प्रकार के, किस तरीके से दिए। मेन यहाँ पर एक कंसेप्ट है सक्रिय ऊर्जा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनएस समीकरण का व्युत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है, आरएनएस समीकरण को ड्राइव किस प्रकार से किया जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आरएनएस समीकरण को ड्राइव कीजिए, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। आरएनएस समीकरण का व्युत्पन्न, इन संकल्पनाओं के आधार पर आरएनएस समीकरण का व्युत्पन्न निम्न प्रकार से किया जाता है। बोल्ट्जमान के अनुसार किसी तंत्र में सक्रिय अणुओं का अंश, मतलब मान लीजिए हमारे पास में 100 अणु है, उस 100 अणु में से मान लीजिए 88 अणु जो सक्रिय हैं और 12 अणु असक्रिय प्रकार के हैं।
तो इस 88 अणुओं को कैसे ज्ञात किया जाता है? बोल्ट्जमान के अनुसार। बोल्ट्जमान के अनुसार किसी तंत्र में सक्रिय अणुओं का अंश जो है वो है एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT के बराबर तो क्या है? सक्रिय अणु का अंश है। सक्रिय अणु अंश, सक्रिय अणु अंश मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल फ्रैक्शन कितना है? एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT। तो ये ज्ञात कैसे किया जाता है? सक्रिय अणुओं की संख्या बटा क्रियाकारी अणुओं की संख्या, मतलब कुल हमारे पास कितने अणु हैं और सक्रिय अणुओं की संख्या कितनी है। सक्रिय अणुओं की संख्या में जब हम कुल अणुओं की संख्या से भाग कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT। क्योंकि अभिक्रिया उसी स्थिति में संपन्न हो सकती है जब सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं, तो इसका मतलब अभिक्रिया को करने में केवल इसी का योगदान है, बाकी किसी का योगदान नहीं है। अतः अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा सक्रिय अणुओं की संख्या के। तो अभिक्रिया का वेग बराबर किसके हो जाएगा? A इंटू सक्रिय अणुओं की संख्या या सांद्रता। अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग बराबर होगा A इंटू सक्रिय अणुओं की संख्या या सांद्रता, और A यहाँ पर क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। एक्सपोनेंशियल होता है ये घातांक के रूप में जाता है, लॉग आएगा तो घात में चला जाएगा, और उससे पहले जो हमने कोएफिशिएंट या फैक्टर लगा रखा है A, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चर घातांकी गुणांक। ठीक है, स्थिरांक होता है। तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाएगा? A इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT इंटू क्रियाकारी अणुओं की कुल संख्या या सांद्रता। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा? अभिक्रिया का वेग K किसके ऊपर निर्भर करता है? क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हम यहां पर वही चीज लिख सकते हैं समीकरण। अब देखो, ये अभिक्रिया का वेग यहां बराबर हो गया, यहां पर अभिक्रिया का वेग इसके बराबर है, तो अभिक्रिया का वेग K द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिया कारक के बराबर है। अभिक्रिया का वेग A इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT के बराबर है। तो दोनों समीकरणों की एक साइड बराबर है, दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू A इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT। इस तरीके से समीकरण को व्युत्पन्न किया जाता है। तो इस समीकरण का व्युत्पन्न कैसे होता है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सक्रिय ऊर्जा के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सक्रिय ऊर्जा का कंसेप्ट क्या है। देखिए, सक्रिय ऊर्जा का कंसेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले 1888 में 1888 में आर्रेनियस ने ही सक्रिय ऊर्जा के कंसेप्ट को दिया था। उनके अनुसार कोई भी क्रियाकारक तब तक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक कि वह एक ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर को पार ना कर ले। मतलब कोई भी क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलता है तो उसके बीच में एक एनर्जी बैरियर आता है, जब उस एनर्जी बैरियर को पार करता है तभी वो उत्पाद के अंदर बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देखिए ये एक एनर्जी बैरियर है, ये एक क्रियाकारक था। ठीक है, इसके आधार पर हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में बात कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से होता है। ये क्रियाकारक है, क्रियाकारक को पहले इतनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होगी, इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वो किसके अंदर बदल जाएगा? उत्पाद के अंदर। और क्रियाकारक के अणु को जो ये ऊर्जा अवरोध है इसको क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा। मतलब क्रियाकारक के अणुओं को एक्टिवेट करने के लिए, क्रियाकारक के अणुओं को, रिएक्टेंट के अणुओं को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जिसको हम EA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसकी परिभाषा को देखिए, ये उस न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को, मतलब कम से कम है लेकिन एक्स्ट्रा चाहिए, उस न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जो क्रियाकारक अणुओं को क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं को क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। और ये ध्यान रखना है, प्राप्त कहां से होती है? जब अणु पारस्परिक टक्कर करते हैं तो इन अणुओं की पारस्परिक टक्करों से
यह ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन लिखी है इसको आपको ध्यान से पता होना चाहिए। उस न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं जो क्रिया कारक अणुओं को क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है और इन्हें पारस्परिक टक्करों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के मध्य जो ग्राफ खींचा गया वो इस प्रकार से आता है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। देखिए, दो प्रकार की रिएक्शन आपने पढ़ी है, एक होती है एंडोथर्मिक प्रकार की और एक होती है एक्सोथर्मिक प्रकार की। एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिस अभिक्रिया को करने के लिए बाहर से टेम्परेचर देना पड़े, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस अभिक्रिया को करने के लिए टेम्परेचर, जिस अभिक्रिया में होने पर टेम्परेचर बाहर निकले या ऊर्जा बाहर निकले। इन दोनों में एक डेल्टा एच का कंसेप्ट होता है। डेल्टा एच एक अभिक्रिया के लिए नेगेटिव होती है, एक अभिक्रिया के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगी। जिस अभिक्रिया में उत्पादों की एंथैल्पी का मान, उत्पाद की एंथैल्पी डेल्टा एच का मान क्रिया कारकों की एंथैल्पी से अधिक हो, ऐसी अभिक्रिया के संपन्न होने में परिपार्श्विक से या सराउंडिंग से ऊष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक की तो कम ऊर्जा है जबकि उत्पाद को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो वो क्या करेगा, बाहर से एनर्जी को अंदर ले लेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक प्रकार की रिएक्शन। ये आपके सामने इसका डायग्राम है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि क्रिया कारक की एनर्जी तो है यहाँ, जबकि उत्पाद की एनर्जी कहाँ है, यहाँ। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको, इसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की ऊर्जा, और ये बाहर से इसके अंदर आती है। ठीक है, ये बाहर से इसके अंदर आती है, इस वजह से इसको ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रियाएं कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक प्रकार की रिएक्शन में क्रिया कारक की ऊर्जा कम होगी, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा होगी और डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उत्प्रेरक के साथ सक्रिय संकुल बनाएगा। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस प्रकार से हो जाएगी, लेकिन फिर भी एनर्जी तो ज्यादा ही रहेगी। अगर बिना उत्प्रेरक के है तो बिना उत्प्रेरक के, तो यहाँ पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड संकुल बनेगा और उत्पाद के अंदर बदल जाएगा। मतलब उत्पाद की एनर्जी बराबर है, क्रिया कारक की एनर्जी बराबर है, लेकिन जैसे ही हम कोई उत्प्रेरक लेकर आएंगे, उत्प्रेरक के क्या करेगा, इसकी सक्रियण ऊर्जा की मान को कम कर देगा और इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएगा और उत्पाद के रूप में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। जिस अभिक्रिया के उत्पादों की एंथैल्पी क्रिया कारकों की एंथैल्पी से कम होती है। अब देखो, क्रिया कारक की ऊर्जा तो यहाँ थी, उत्पाद की ऊर्जा कम है तो इतनी ऊर्जा बच गई, तो ये क्या करेगा, अपनी इस बची हुई ऊर्जा को बाहर निकाल देगा, स्थायी होने के लिए बाहर निकाल देगा। इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया। तो स्थितिज ऊर्जा क्रिया कारक के लिए यहाँ, उत्पाद के लिए यहाँ, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाए, वो बाहर निकल जाएगा, उसको हम ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है, सक्रिय संकुल बिना किसी जो उत्प्रेरक है उसके यहाँ पर बनेगा और उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ बनेगा। बिना उत्प्रेरक के एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश होती है। ध्यान रखिए, ऑलवेज जो ये डैश होता है, ये डैश मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज लेस देन ईए। ये क्या है, ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये क्या है, उत्प्रेरक की कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई अभिक्रिया चाहे ऊष्माशोषी हो अथवा ऊष्माक्षेपी, उसको एक शिखर को पार करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इसने इसको और इसको पार किया है, उसको शिखर को पार करना पड़ेगा। किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए क्रिया कारकों की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। कुछ अभिक्रियाओं में प्रेरक की उपस्थिति शिखर की ऊंचाई कम हो जाती है, अर्थात सक्रिय ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है और वो आसानी से अभिक्रिया को संपन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो डॉटेड लाइन को दर्शाया गया है और बिना उत्प्रेरक के हमने थिक लाइन से इसको दर्शाया है। तो ये होती है ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, होता क्या है
क्रियाकारक सक्रिय संकुल का निर्माण करेगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट, सक्रिय संकुल उच्चतम ऊर्जा की अवस्था है तो उसकी जो आयु होगी वो अत्यंत कम होगी और तुरंत टूट कर किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। उच्च ताप पर सक्रिय ऊर्जा अथवा उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो यहां पर हम समझेंगे कि टेम्परेचर का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे जो सक्रिय अणु है या कुछ सक्रिय अणु है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो उनकी एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अभिक्रिया मिश्रण में विद्यमान सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा, अभिक्रिया मिश्रण में जो सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उससे अगर अधिक ऊर्जा हो जाए अथवा सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती है, अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित उन अणुओं के समानुपाती है जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से अधिक होती है। अभिक्रिया का वेग उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या के समानुपाती है जिनकी ऊर्जा या तो सक्रिय ऊर्जा के बराबर होगी या सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए डॉटेड भाग ये सक्रिय ऊर्जा है, इस तरीके से बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका मान यहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए आप एक चीज को बड़े ध्यान से देखिए कि T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू ज्यादा है और T1 की वैल्यू कम है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं ये छायांकित भाग जो है ये किसको दर्शाता है, ये सभी के सभी सक्रिय अणुओं को दर्शा रहा है। सक्रिय अणु। जब हम T1 के बारे में बात करते हैं तो T1 के सक्रिय अणु केवल इतने से ये वाले, ये T1 के सक्रिय अणु हैं। लेकिन जब हम T2 मतलब टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाने से हम क्या करेंगे कि इनके जो सक्रिय अणुओं की संख्या होती है वो ज्यादा हो जाती है। देखो ये तो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये भी हो गए, तो ये सारे के सारे इतने सारे सक्रिय अणु हो जाएंगे और जितने ज्यादा सक्रिय अणु होंगे उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। तो इस डायग्राम से इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो सक्रिय प्रकार के अणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, इससे अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाती है। निम्न ताप T1 वाली वक्र के तुलना में उच्च ताप का भाग दोगुने से अधिक है। देखो ये तो इतना है लेकिन ये इसका डबल है लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो सक्रिय अणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और जब उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो वो उतने ही ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेंगे। सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण होता है, किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण दो में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले है ग्राफिकल मेथड, आलेखी विधि। आरएनएस समीकरण होती है K = एक्सपोनेंशियल A एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए 2.303 लॉग से गुणा करना पड़ेगा, इस तरफ भी उस तरफ भी, दोनों तरफ हमने लॉग से गुणा कर दिया। लॉग K बराबर EA/ माइनस EA/2.303 RT प्लस लॉग A। अब ये समीकरण कौन सी होगी, y बराबर mx प्लस c की समीकरण होगी। तो y बराबर mx प्लस c में जो स्लॉप होगा ये वाला, ये किसके बराबर है, c, ये c और ये mx के बराबर है, ये y और mx। इसमें समीकरण क्या बनेगी, हम ये जानते हैं y और x के मध्य ग्राफ बनता है और c यहां पर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ग्राफ यहां पर किसके मध्य बनेगा, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, t वेरिएबल है तो 1/t और log k के मध्य, तो यहां पर ग्राफ बनेगा। और ये क्या होगा, इसमें जो EA/2.303 r इतना होगा, ये बड़ा, ये कांस्टेंट होगा तो ये हमेशा स्लॉप के रूप में आता है। ठीक है, तो ये स्लॉप के रूप में आ जाएगा। c अतः खंड होता है, अतः खंड का यहां पर चक्कर ही नहीं। तो यहां पर देखिए ये इतना जो है अतः खंड के रूप में स्लॉप उसका उस तरीके से आएगा। तो log k बराबर EA माइनस EA/2.303 RT प्लस log A। अतः यदि log k और 1/t के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो उसका स्लॉप किसके बराबर होगा, उसका स्लॉप होगा EA/2.303 R के बराबर होगा, जिससे कि अभिक्रिया वेग पर ताप को ज्ञात किया जा सकता है या हम किसको ज्ञात कर सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण हम कर लेंगे। पहली विधि है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद में दूसरा जो इसका मेथड है
वो है दो अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों की तुलना करने पर। हम दो अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों की तुलना करने से भी अभिक्रिया की सकल ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किन्हीं दो तापों के वेग स्थिरांकों का तुलना करने पर यदि किसी अभिक्रिया को दो अलग अलग तापों T1 और T2 पर करके इनको बार बार दोहराया जाए तो उनके वेग स्थिरांकों के मान K1 और K2 प्राप्त होते हैं। इन प्रयोगों में समीकरण 58 को, जो हमारी पहली समीकरण जो हमने बनाई थी, उसको लागू करेंगे तो log K1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A और log K2 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A। तो समीकरण 60 में से, मतलब इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाने पर log K2 अपॉन K1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। अब बाकी सब कुछ तो यहाँ पर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, EA अपॉन 2.303 R को कॉमन ले लेंगे और बच क्या गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं ये। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन, इसको देखते हैं 7.31। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मान 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन तथा 37 डिग्री सेल्सियस, दो अलग अलग टेम्परेचर दे दिए, एक तो 300 केल्विन दे दिया, एक 310 केल्विन दे दिया। इस पर क्या है, पहले पर तो है 1.3 सेकंड इनवर्स तथा दूसरे पर है 2.6 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया की सकल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, R की वैल्यू आपको दे रखी है। तो समीकरण इसको लागू करेंगे, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पर हमको K2 का मान 2.6 दे रखा है, K1 का मान 1.3 दे रखा है, बराबर EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू 1.314, इसकी वैल्यू 1/300 माइनस 1/310। तो ये को हम बाहर ले आएंगे, ये सारी की सारी उधर चली जाएगी, तो ये इसके साथ गुणा होगा सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इसको जब हम काटेंगे तो इससे जो समीकरण हमारे पास, ये तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है, मतलब हम उठा के इसको इस तरफ भी लेके आ सकते हैं, ये उस तरफ चला जाएगा। तो बाकी सभी को जब हम काटेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये वैल्यू आएगी 5.36 × 10⁴ जूल मोल इनवर्स, और उसको जब हम चेंज करेंगे किलो जूल में तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 53.6 किलो जूल मोल इनवर्स। तो सकल ऊर्जा की गणना हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है संगत सिद्धांत। तो आज हमने यहाँ पर जो बात की है वो आरएनएस इक्वेशन के बारे में बात की है। आरएनएस इक्वेशन में हमने एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात की जिसको हम सकल ऊर्जा कहते हैं। और सकल ऊर्जा वास्तविकता में है क्या? सकल ऊर्जा है किसी भी क्रिया कारक के अणुओं को सक्रिय करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की वह मात्रा जिससे कि वह सक्रिय होकर उत्पाद में बदल सके, उसे हम सकल ऊर्जा कहते हैं। सकल ऊर्जा के आधार पर हमने दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया, उनके ग्राफ्स के बारे में अध्ययन किया। एक अभिक्रिया ऊष्माशोषी प्रकार की, एक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की, उनके ग्राफ और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनएस संकल्पना के 9 अभिग्रहित हैं, 9 पोस्टुलेट्स हैं। आरएनएस के जो थ्योरम है, आरएनएस का जो इक्वेशन है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आरएनएस इक्वेशन को बोल्ट्जमान के आधार पर हम करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी पढ़ने के साथ ही इसको हम कंक्लूड कर देंगे कंप्लीट। इसमें अब आपके कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी के अलावा आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दिए जाए कौन कौन से टॉपिक हैं। कोलिजन थ्योरी कंप्लीट है, इसमें कोलिजन थ्योरी को, उसके अलावा संगतवाद की सीमाएं और संशोधित संगतवाद है, उसके अलावा क्रिया कारक और अभिक्रिया संकुल किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट साम्यावस्था स्थिरांक और इसका थर्मोडायनेमिक्स प्रकार का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो है, एक तो कोलिजन थ्योरी क्या होती है, इसके अलावा उसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जो सकल ऊर्जा और दूसरे कंसेप्ट्स आपको बताए गए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को देखते रहें, और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।